लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल जो चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आता है, और जो फोर्थ चैप्टर रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल वो भी लाइफ प्रोसेस के अंदर, और रेस्पायरेशन ये भी लाइफ प्रोसेस के अंदर, और कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा समरी में ब्रीफ में बता देंगे आपको। इसमें लाइफ प्रोसेस क्या होता है पहले ये समझें। वो प्रोसेसेस या वो क्रियाएं, वो घटनाएं या वो एक्टिविटीज जो अपने बॉडी के अंदर निरंतर हो रही हैं, अपने बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं, जिनके होने की वजह से हम जिंदा हैं। वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस की वजह से हम क्या है, जिंदा है। फिर ऐसे कहेंगे कि जिन प्रोसेसेस की वजह से हमारा शरीर, हमारा बॉडी चल रहा है, हमारा अस्तित्व बना हुआ है, जमीन के ऊपर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये जो बॉडी अपना बना हुआ है ना, एक जिंदगी जो चल रही है मेरी, वो लाइफ प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो बॉडी के अंदर वो प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखा हुआ है, उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस हो गया, हम अपने बॉडी पर गौर करके खुद सोचें कि किन किन प्रोसेस की वजह से या किन किन कामों की वजह से, जो अपने बॉडी में जो काम हो रहा है, कौन कौन सा काम है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम अलाइव, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेसेस, बिकॉज ऑफ दोज प्रोसेसेस। तो आप सोचो ना, अभी जो हम फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक वर्ड है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। रेस्पायरेशन अगर नहीं होता हमारे बॉडी में, अगर ये क्रिया हमारे बॉडी के साथ नहीं होती, तो क्या हम जिंदा रह पाते? सांस रोक के थोड़ी देर में सांस रोक के देख, हम अगर ट्राई करें सांस रोकने, थोड़ी देर में दम निकलने लगता है, ऐसा लगता है अभी जान चली जाएगी। और थोड़ी देर के लिए कोई आके मुंह दबा दिया, आपका नाक दबा दिया तो निपट गए। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, रेस्पायरेशन ने हमें जिंदा रखा हुआ है। तो रेस्पायरेशन एक लाइफ प्रोसेस है। अच्छा, रेस्पायरेशन से पहले हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल, उस न्यूट्रिशन इन एनिमल में एक प्रोसेस पढ़ा है जिसका नाम है डाइजेशन, पाचन। ये डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अपनी बॉडी में अगर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। डाइजेशन का क्या मतलब है, क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम कोई फूड ले रहे हैं, फूड हम ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं तो वो बॉडी में जाने के बाद उसके साथ क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है अंदर जाके। और डाइजेस्ट होने के बाद फिर क्या होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी बनता है, प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, फैट बनता है ना। ये जो न्यूट्रिएंट है ना, ये अपने बॉडी में जाके, फूड अपने बॉडी में जाके डाइजेशन के बाद बनता है। फैट बनेगा, प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगा। सबसे मेन चीज तो हमें एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। फूड से डायरेक्ट मिल जा रहा है नहीं, फूड को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं और उसको चबा रहे हैं। तो माउथ से डाइजेशन का काम शुरू हो रहा है। माउथ से डाइजेशन, मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बॉडी में जो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ शुरू होता है, पेट में जाके, पेट में खाना पचता है। पेट में सिर्फ नहीं बल्कि ये कहाँ जाके, पहले मुंह में जाता है, तो मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, खाना को चबाते हैं तो वो खाना मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अपने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड है, उस सलेवरी ग्लैंड से जूस निकलता है, सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा फूड के साथ मिलके फूड के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, यानी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो डाइजेशन का काम कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है।
उसके बाद फिर जब नीचे उतरता है वो भोजन अपना फूड, तो स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाके प्रोटीन का डाइजेशन होता है, फिर उसके नीचे उतरेगा। स्टोमक में भी पूरा क्रिया प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है कि स्टोमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमक के अंदर पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पचाता है। स्टोमक के अंदर म्यूकस होता है जो स्टोमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। एसिड एक तेजाब है। अपने स्टोमक के वाल से क्या निकलता है? स्टोमक के वाल से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। किस लिए निकलता है? फूड को एसिडिक बनाने के लिए, क्योंकि फूड जब तक एसिडिक नहीं बनेगा तब तक पेप्सिन अपना असर नहीं दिखा पाएगा, पेप्सिन अपना काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन अपना काम कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि फूड एसिडिक बन जाए। अब फूड एसिडिक कैसे बनेगा? HCl से बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से आता है? तो स्टोमक के वाल से सिक्रेट होता है, निकलता है, ठीक है ना। स्टोमक की जो दीवारें हैं वहाँ से, आंतरिक भित्ति, वहाँ से क्या होता है? निकलता है HCl। लेकिन HCl के बारे में हम जानते हैं तो तेजाब है। अब पेट के अंदर तेजाब आएगा तो पेट का क्या हाल होगा? पेट का क्या हाल होगा? हाँ, वो जल सकता है, वो क्या हो सकता है, वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा बगैर HCl के। तो HCl क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है। फूड जब एसिडिक एक दफ़ा बन गया ना तो पेप्सिन अपना काम करेगा वहाँ। अब पेप्सिन क्या करेगा? फूड के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से डाइजेशन का काम। अच्छा, म्यूकस का क्या रोल है? म्यूकस का क्या रोल है? HCl अपने स्टोमक के अंदर तबाही मचा सकता है, तो उस HCl से बचाने के लिए म्यूकस भी सेक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है? HCl से सेव करके रखता है अपने स्टोमक को। तो इस तरीके से तीनों फंक्शन मैंने आपको बता दिया। तो फूड का डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट से शुरू होता है मुंह के अंदर, माउथ के अंदर। माउथ से शुरू होकर जब फूड नीचे जाएगा तो पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। फिर और नीचे उतरेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ फैट का डाइजेशन होगा। अच्छा, डाइजेशन के दौरान जब माउथ में जो डाइजेशन हुआ था तो सारा डाइजेस्ट नहीं हो जाता। हम तो खाते हैं और ऐसा नहीं है कि मुंह में लिए रहता है, जब तक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हम नीचे उतारेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो खाते हैं, खाए चले जाते हैं। तो कुछ डाइजेस्ट होता है, कुछ बच जाता है। तो जो बचा कुचा जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो सीधे कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन होगा। सीधी बात है, समरी समझो, ज़्यादा हम इसको क्या कहते हैं, सेकंड चैप्टर में हम तो पढ़ चुके हैं ना इसको, डाइजेशन को। माउथ के अंदर डाइजेशन का काम शुरू होता है, पेट में भी डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को मिलते हैं। ग्लूकोज मिलेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा। ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बॉडी के लिए मिलती हैं। अगर ये नहीं मिलेगी तो बॉडी मर जाएगा, बॉडी ख़त्म हो जाएगा। ग्लूकोज जाता है हर सेल के अंदर, फिर वहाँ रेस्पायरेशन प्रोसेस से, क्रेब्स साइकिल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट फिर आपको पाइरूवेट बनता है आपको साइटोप्लाज्म में, और पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में बनने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल प्रोसेस के बाद उसमें से एनर्जी पैदा होता है। उसी एनर्जी से हम चलते फिरते घूमते हैं। तो सीधी बात है, ये सब कैसे होता है? डाइजेशन के बाद होता है। तो बिना डाइजेशन के क्या ये मुमकिन है कि हमारा बॉडी जिंदा रहे? तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है अपने बॉडी के अंदर जिसने अपने बॉडी को जिंदा रखा हुआ है, इसलिए डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस हुआ। देखो, सबसे पहली चीज लाइफ प्रोसेस में वो क्या है? डाइजेशन हो गया। तो डाइजेशन कितना एसेंशियल प्रोसेस है अपने बॉडी के अंदर, यह हमने समझ लिया कि इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसको लाइफ प्रोसेस कहा जाएगा। दूसरा है रेस्पायरेशन, कि रेस्पायरेशन भी अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। ये तो कॉमन सी बात है, समझ में आ रहा है। हम अपना नाक और मुंह बंद कर लेंगे, कितना देर बंद कर सकते हैं? ज्यादा देर बंद कर दो तो सीधे टपक जाओगे। तो ये रेस्पायरेशन की वजह से हम जिंदा हुए हैं, इसलिए रेस्पायरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है अपने बॉडी के अंदर जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहा जाएगा, जिसने हमें जिंदगी दिया हुआ है।
ठीक। तीसरा जो अपने बॉडी के अंदर ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसे हम लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या है? बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का सर्कुलेशन कितना जरूरी है अपने बॉडी के अंदर, इसको तो डिटेल में क्लास 10th में पढ़ना है, आपको शायद नहीं पढ़ना, लेकिन ये चूंकि लाइफ प्रोसेस है और हम आपको लाइफ प्रोसेस समझा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह कंटिन्यू मूव कर रही है, भाग रही है, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रही है। क्यों भाग रही है? हमें जिंदा रखने के लिए भाग रही है। तो ये कैसे जिंदा रखने? इसलिए हमने अपने बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स या पॉइजन्स पैदा होते रहते हैं, जहर, जो जहर नाइट्रोजन के कंपाउंड के शक्ल में, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारी जहर जो अपने बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर अपने बॉडी में रह गई, जहर अपने बॉडी में रह गया, प्रोड्यूस तो हुआ अपने बॉडी के अंदर, लेकिन अपने बॉडी में रह गया तो अपना बॉडी नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, हम मर सकते हैं। इसलिए ब्लड क्या करता है, इन ब्लड को, ये ब्लड क्या करता है, इन टॉक्सिन्स को या इन पॉइजन्स को, इस जहर को अपने अंदर लेकर और बहा देता है, किडनी की तरफ ले जाता है। किडनी में पेशाब बनता है और पेशाब के रास्ते से ये जहर बाहर निकल जाता है। तो इन सब को, पूरे बॉडी से इन जहर को कौन समेटता है, कौन लेके आता है? ब्लड अगर फ्लो नहीं होगा अपनी बॉडी के अंदर तो ब्लड के, बॉडी के किसी हिस्से में अगर पॉइजन प्रोड्यूस हुआ है, वो पॉइजन वहीं रह जाएगा और हम मर सकते हैं। तो बॉडी के किसी हिस्से में अगर पॉइजन प्रोड्यूस हुआ है ना, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस हुआ है, उसको ब्लड लेके अब वहां से भागता है, किडनी की तरफ आता है, और किडनी की तरफ आएगा तो किडनी में पेशाब बनेगा और वो पॉइजन पेशाब में मिलके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसके अलावा भी जो हम सांस लेते हैं ना, तो हवा लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद ये हवा, ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, वो क्या लंग्स में रह जाता है? नहीं, लंग्स के बाद फिर ब्लड में वो डिफ्यूज होता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में मिक्स हो जाने के बाद वो ब्लड उसको लेके पूरे बॉडी में फैल जाता है। किसको लेके? ऑक्सीजन को लेकर। तो ऑक्सीजन अपने अंदर, ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन लिया है और लेके पूरे बॉडी में फैल जाएगा। पूरे बॉडी में जो सेल्स हैं, सेल में जाके, मतलब सेल को दे देगा। ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन ले जाके सेल को दे देगा। सेल क्या करेगा? ग्लूकोज के साथ मिला के उसको वहां से एनर्जी पैदा कर देगा। तो एनर्जी की प्रोडक्शन में डाइजेशन का भी रोल है और एनर्जी की प्रोडक्शन में रेस्पिरेशन का भी रोल है, ठीक है। एनर्जी की प्रोडक्शन में डाइजेशन का भी रोल है। जो हमने खाना खाया, पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद ब्लड उसको लेकर पूरे बॉडी में फैल जाता है और पूरे बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स को ले जाके दे देता है। ब्लड किस चीज को ले जाके दे देता है? ग्लूकोज को दे देता है, मतलब ग्लूकोज दे देता है सेल को। तो सेल ग्लूकोज ले लिया डाइजेशन के बाद। रेस्पिरेशन जो कि हमने सांस लिया, ऑक्सीजन, लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचा है, लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगा और इस बार क्या करेगा? ब्लड ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में फैल जाएगा और सेल को ले जाकर दे देगा। तो इस तरीके से ब्लड क्या कर रहा है? सेल को दे रहा है दो चीजें, एक ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन भी और सेल के अंदर ग्लूकोज भी, ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसी एनर्जी का हम यूज करते हैं, उसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं चलने में, फिरने में, घूमने में, बैठने में, बोलने में, वगैरह वगैरह, जितना भी हम काम कर रहे हैं उसी एनर्जी से। तो ये बीच में मीडियम कौन बन रहा है, कौन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है? वो ब्लड फ्लो हो रहा है, तभी तो सेल को क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है और ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लाइफ प्रोसेस कहा जाएगा। और तीसरी चीज है, मैं आपको बताऊं, सॉरी आखिरी चौथी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो आखिरी लाइफ प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब जिस तरीके से इन तीनों के बारे में समझा कि इन तीनों में से किसी एक ने भी जवाब दे दिया अपनी बॉडी में, हाँ, अगर किसी एक ने भी धोखा दे दिया तो अपना बॉडी अपने साथ धोखा दे जाएगा, यानी हमारा बॉडी खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो इन तीनों ने जिस तरीके से अपने बॉडी को जिंदा रखा हुआ है, उसी तरीके से ये चौथी प्रोसेस भी एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस है, इसने भी हमें जिंदा रखा हुआ है, इसकी वजह से भी जिंदा है। और ये चारों ही चारों क्या है, लाइफ प्रोसेस है। इन चारों में से कोई तीन काम करे और चौथा काम नहीं करे तो अपनी बॉडी नहीं चल पाएगी, अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए इन चारों प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि लाइफ प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि वो प्रोसेसेस अपने बॉडी के अंदर जिसने लाइफ बना के रखा हुआ है, अपने को जिंदा करके रखा हुआ है। तो इस तीनों को थोड़ा थोड़ा तो हम समझ चुके हैं। डाइजेशन सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्लास 10th में पढ़ना है लेकिन हमने थोड़ा सा आपको बता दिया, एक्सक्रीशन भी क्लास 10th में पढ़ना है लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक्सक्रीशन वही चीज है जो ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया कि अपने बॉडी के अंदर पॉइजन्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते रहते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड की शक्ल में, जगह जगह पर प्रोड्यूस हो गए। असल में क्या होता है, सेल में जो मैंने बताया ना कि सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है और सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसमें एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन। उस रिएक्शन में कुछ पॉइजन्स पैदा होते हैं। ये पूरे बॉडी में सेल है ना, सेल, हर सेल में ये रिएक्शन हो रहा है तो पूरे बॉडी में पॉइजन्स पैदा हो रहा है नाइट्रोजन कंपाउंड की शक्ल में। तो ये पॉइजन अगर बॉडी में रह गया तो अपना बॉडी जिंदा रह पाएगा, उसको निकालने की जरूरत है, वहां से बाहर निकालने की जरूरत है। कैसे बाहर निकलेगा, ब्लड क्या करेगा, उस नाइट्रोजन कंपाउंड को ऑब्जर्व कर लेगा और वहां से भागेगा, किधर जाएगा, किडनी की तरफ। किडनी में जाके पेशाब बनेगा और पेशाब में उस नाइट्रोजन कंपाउंड को या उस पॉइजन को मिला देगा और पेशाब के रास्ते वो पॉइजन बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकालने की क्रिया ही एक्सक्रीशन होता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, तो पॉइजन अपने बॉडी के अंदर रह जाती और अपना बॉडी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, तो ये चारों लाइफ प्रोसेस आपका हो गया। अब रेस्पिरेशन हमको डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, जिस तरीके से हमने डाइजेशन पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, ठीक उसी तरीके से रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे। डाइजेशन में हमने पहले क्या पढ़ा था, डाइजेशन में सबसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, यानी अपनी बॉडी में वो कौन कौन सा ऑर्गन है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं या भोजन के पचाने में काम आता है। तो वो ऑर्गन्स मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। जैसे खाना सबसे पहले माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो माउथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो माउथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। उसके बाद खाना जब स्टोमक में जाता है तो स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब स्टोमक भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो उसी तरीके से रेस्पिरेशन में भी देखा जाएगा कि अपनी बॉडी में कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। तो क्या क्या है आप खुद समझो। सांस जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हवा किधर से अंदर जाता है, तो वो आपका नोज है, नाक। तो नाक एक अंग हो गया, एक ऑर्गन हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में कौन कौन सा अंग, कौन कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, कौन सा हिस्सा ले रहा है। तो उसको मैंने डायग्राम से भी आपको बताया हुआ था, फिर से बताते हैं क्योंकि वीडियो फिर से बन रहा है इसको, तो आप यहां से देखो। ये मैंने आपका बना, ये चेहरा होगा यहाँ पर, तो चेहरा से मतलब नहीं है अपने को, ये आपका नाक वाला रास्ता, इधर से हवा अंदर जाएगा। इस वाले हिस्से को जो छिद्र होते हैं, छिद्र नाक के, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल।
नॉस्ट्रिल दिख रहा है, ये आई है। अच्छा, इस छिद्र के जस्ट पीछे जहां आप अपने नाक के अंदर उंगली लगा के देखना तो चिपचिपा महसूस होता है, फील होता है। तो जो चिपचिपा वाला हिस्सा है, रीजन है, उसको बोलते हैं नसल कैविटी। यहाँ के बाद यहाँ ये वाला हिस्सा है नसल कैविटी। इसके बाद हवा यहाँ, ये जो पाइप है ना, वो मुड़ती है नीचे की तरफ, इसलिए कि इधर जाएगा ना हवा तो पीछे की तरफ मुड़ती है। ये वाली जहाँ घुमावदार है, जहाँ ये घूम रहा है, उस रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। देखो उसको बोला जाएगा फेरिंग्स। इसके बाद ये जो घुमावदार वाला रीजन है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ आपका वॉइस बॉक्स है, जहाँ से आवाज निकलती है, तो वहाँ हवा जाता है। हवा की वजह से हम बोल पाते हैं। अगर हवा अंदर नहीं जाएगा तो साउंड क्रिएट नहीं होगा। तो साउंड भी क्रिएट होता है ना, एयर की वजह से होता है। तो ये हवा जो अंदर जा रही है ना, फेरिंग्स के बाद जाएगा वॉइस बॉक्स के पास। उस वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहा जाता है। ये हो गया लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के नीचे जब हवा उतरेगी, इसके साथ में विंड पाइप होता है, वो हमने बताया हुआ आपको, जिसको एसोफेगस कहा जाता है। सॉरी, फूड पाइप होता है जिसको एसोफेगस कहा जाता है। लेकिन हमें फूड पाइप से मतलब नहीं है। फूड पाइप डाइजेशन में आ जाएगा, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो फूड पाइप से होके जाएगा, तो वो डाइजेशन में आ गया। हम सांस ले रहे हैं तो हवा जिस पाइप से जाएगा उसको विंड पाइप कहते हैं। तो विंड पाइप को बायोलॉजी की भाषा में ट्रेकिया कहा जाता है। ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्रेकिया आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ता है। दो हिस्सों में क्यों बढ़ता है? क्योंकि अब इसको जाना है लंग्स के अंदर, और अपने बॉडी में दो लंग्स होते हैं, तो एक इस साइड में होगा और एक इस साइड में होगा। तो ये ट्रेकिया दो हिस्सों में बढ़ के यहाँ से ऐसे होगा, लंग्स में जाएगा। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। गया, ये लंग्स हो गया, ये भी लंग्स हो गया। तो ट्रेकिया दो हिस्सों में बट के, एक हिस्सा इस लंग्स में और एक हिस्सा इस लंग्स में आएगा। जहां से ये डिवाइड होता है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया हो गया। यहां से क्या हो गया? ये डिवाइड हो रहा है। तो ये डिवाइड होने के बाद ये जो दो हिस्सों में बट रहा है ना, इसको अब ट्रेकिया नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रोंकस। इसको मैं यहां लिख रहा हूं। इस एक वाले को सिंगुलर जब रहेगा, एक रहेगा, तो ब्रोंकस कहलाएगा। और जब दोनों को मिला के बोलेंगे तो दो हो गया, तो प्लुरल हो गया, बहुवचन हो गया। दोनों को मिला के बोलेंगे तो ब्रोंकी कहा जाएगा। ब्रोंकी, BRONCHI। तो ब्रोंकस लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर है। ब्रोंकी कहीं लिखा हुआ होगा तो आप इसी को समझना, बस दोनों की बात की जा रही है। ब्रोंकी का मतलब, और ब्रोंकस का मतलब एक ही बात की जा रही है। तो ये हो गया ब्रोंकस। नहीं दिख रहा है, ओहो सॉरी। देखो यहां से तुम पॉज करके और वो वर्ड लिख लेना, ब्रोंकस। ठीक। अंदर जाने के बाद ये फिर बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ता है। ये बहुत सारे ब्रांचेस में यहाँ बढ़ जाता है लंग्स के अंदर। ये वाला भी ऐसा ही होगा। ये जो ब्रोंकस अंदर जाके कई सारे ब्रांचेस में बंट रहे हैं, इन ब्रांचेस को कहा जाएगा ब्रोंकियोल। एक वाले को ब्रोंकियोल कहा जाएगा और सभी को ब्रोंकियोलिस कहा जाएगा। तो इसको मैं एक को लिख दे रहा हूं यहां पर आपको। ये वाला जो है, हाँ दिख रहा है, ब्रोंकियोल। ये हो गया ब्रोंकियोल। सारे ब्रांचेस बंटने के बाद क्या यहाँ खत्म हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पर इसके एंड पर, आखिरी पॉइंट पर कुछ गुच्छा की तरह लगा हुआ होता है, गुच्छा की तरह, इस तरीके से। सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इस तरीके से।
कि हर एक एंड पॉइंट पर इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, इसमें पूरा भरा हुआ होता है इसमें। इसी तरीके से इसमें भी होगा। अब एयर जब हम सांस लेते हैं ना, तो हवा इधर से होके इसमें आता है और ट्रेकिया से होके ब्रोंकस में जाता है और ब्रोंकस से होकर ब्रोंकियोलिस में जाता है और ब्रोंकियोलिस से होकर इस साइकिलाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, जिसको कहा जाता है एल्वियोली। क्या कहा जाता है इसको? मैं लिख रहा हूं यहां पर, एल्वियोली। ठीक है ना। सांस लेने पर हवा जब यहां आता है ना, तो ये एल्वियोली में जाता है फाइनली, और एल्वियोली को फुलाता है, और एल्वियोली खुलता है ना, इसलिए फेफड़ा अपना लंग्स खुल, ये जो है ना, इसको कहा जाएगा एल्वियोली। उसके पहले क्या है? ब्रोंकियोलिस। सारों को मिला दिया तो ब्रोंकियोलिस। उससे पहले ब्रोंकी या ब्रोंकस, ये दोनों मिला दे ब्रोंकी, एक कह देंगे तो ब्रोंकस। और इससे पहले ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नसल कैविटी और नॉस्ट्रिल। ये पूरा क्या है? ये वो हिस्सा है अपनी बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेशन में हिस्सा लेते हैं, सांस लेने में हिस्सा लेते हैं। इसलिए इन सारे ऑर्गन्स को क्या कहा जाएगा? रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम तक आज रहने देते हैं। सांस लेने के बाद एल्वियोली में हवा जाने के बाद इस हवा के साथ क्या होता है, ये कल के लिए छोड़ते हैं।